Assalamualaikum students, welcome to the Aspire online session फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। तो बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में भी बता चुका था कि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में यूज़ होने वाले सुपर डुपर ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो लॉन्ग क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 10 से 12 मिनट का टाइम यूजुअली लगा करता था, आज के ट्रिक्स को जानने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उन क्वेश्चंस को 30 से 60 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकें। जी बेटा, इन ट्रिक्स को जानने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये ट्रिक्स आप लोगों के लिए जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ना तो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, बल्कि मैंने आप लोगों से क्लास में भी कहा था कि हम लोग एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस को भी साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अक्सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होने वाले टेस्ट के बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि FSC के एग्ज़ाम से पहले ही अपने टेस्ट कंडक्ट करवा लेती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नस्ट की बात करते हैं तो नस्ट जो है वो साल में 3 टेस्ट कंडक्ट करवाती है, जिसमें NET 1, NET 2 और NET 3 होते हैं। अब NET 1 और 2 जो हैं वो तो FSC एग्ज़ाम से पहले ही कंडक्ट करवा लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता और वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इन NET टेस्ट में ज़्यादा पोर्शन जो पेपर का होता है वो फर्स्ट ईयर से उठाया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर को सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि हम लोग जो है वो कोशिश ये करेंगे कि हर चैप्टर के इख्तिताम पे एक लास्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग ऐसा रखा करेंगे जिसमें उस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम लोग जाना करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से डील करें जो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। जैसा कि अभी हम लेक्चर की तरफ आते हैं बेटा, तो लेक्चर की तरफ आने से पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपने इन ट्रिक्स को लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक के दिए गए हर क्वेश्चन के ऊपर इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है ताकि आप लोग इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। सो स्टूडेंट्स, लेट द मैजिक बिगिन। तो हम लोग आते हैं लेक्चर की तरफ और लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 से लिए गए हैं। और इन क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पूरा एक लेक्चर कंज्यूम करके सीखा था कि इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। लेकिन आज हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि विद इन 60 सेकंड्स हम लोग इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सेलेक्ट किया। इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो कि रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन अपने जो कांस्टेंट्स हैं वो यहाँ पे शो कर रही है जी A, B और C, और हमें यहाँ पे ये बताना है कि A, B और C की वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की तरफ आता हूँ जो कि बुक का मेथड है, तो उन मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इन ABC की वैल्यूज़ निकालूंगा तो मुझे बेटा कम से कम भी जो है वो 7 से 8 मिनट रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अब मैं आपको इनके डायरेक्ट ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लेकिन आज मैं सम अप कर रहा हूँ पूरे चैप्टर को। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो आप लोगों ने एक बात माइंड में रखनी है कि जिस कांस्टेंट की आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उस कांस्टेंट के नीचे पड़ा लीनियर फैक्टर जो है वो आपको उस रेलिवेंट कांस्टेंट की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जी बेटा, तो A के नीचे क्योंकि x की वैल्यू है -2, तो अगर मैं x की वैल्यू -2 को इक्वल टू 0 पुट करूं तो मुझे x की रेलिवेंट वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ से 2। तो अब अगर मैं x की वैल्यू को लेफ्ट साइड पे, याद रखिएगा कि आपने ये पुट करनी है लेफ्ट साइड में सिवाय उस फैक्टर के जहां पे x -2 का रेलिवेंट फैक्टर है। यानी कि अगर आप देखें कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है x² + 7x + 10, तो इस एक्सप्रेशन के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो इसके फैक्टर्स बनते हैं बेटा x + 2 और x + 5। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि A की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ x -2 फैक्टर से, तो x -2 को मैंने पुट करना है इस x -2 के अलावा इन 2 फैक्टर्स में। तो बेटा मैं देखूंगा यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर मेरा 3 × 2² -4 × 2 -5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो सारा 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर 0 होने से ये पूरा एक्सप्रेशन अनडिफाइन हो जाएगा। जी तो बेटा यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में है एक्चुअली x + 2 और x + 5। तो x + 2 में जब मैं x की वैल्यू +2 पुट करूँगा तो ये आएगा x + 2 × इसका दूसरा फैक्टर है x + 5 विच इज़ 2 + 5। तो अब हम देख सकते हैं कि 4 × 3 12, 12 - 8 -5 डिवाइडेड बाय 4 × ये क्या वैल्यू आ गई 7, 28। तो अब आप देख सकते हैं कि -13 और +12 आएगा जी
1/28। तो ये आपके रेलिवेंट कांस्टेंट a की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे और बेटा b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पुट करना है x + 2 को इक्वल टू 0, और जब हम x + 2 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है -2, और x की वैल्यू -2 पुट करने से मुझे वैल्यू मिलेगी b की, और ये वैल्यू मुझे पुट कहाँ पे करनी है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो उसमें 3 इंटू एक्स की जगह पे जब पुट किया जाएगा -2 + 4 इंटू -2 -5 डिवाइडेड बाय, अब मैंने आप सबको से कहा था कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली किस फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके फैक्टर्स हैं x + 2 और x + 5। ठीक है जी, तो x + 2 वाले फैक्टर में मुझे वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ -2 पुट किया तो ये मेरे सारे एक्सप्रेशन को खा जाएगा, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे x की वैल्यू -2 पुट नहीं करनी। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ x की जगह पे जब -2 पुट करूँगा तो -2 इंटू -2 क्या बन जाएगा बेटा, -4, और यहाँ मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगा, यहाँ x की जगह जब -2 पुट किया जाएगा तो इट विल बिकम +3। तो आप ये देखिए कि 4 इंटू 3 क्या आ गया बेटा, 12 + 8 और -5 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई होने के बाद 4 इंटू 3 12। अब ये देखिए कि जी 20 - 5 -15 -12, तो वैल्यू बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गई, 5, 3 के ऊपर ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 और 3 4, -5/4 जो है जी हमें यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से अगर मुझे c कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो c कांस्टेंट के नीचे पड़ा फैक्टर जो कि x + 5 है, उसको 0 के बराबर पुट करने से हमें x की वैल्यू मिलती है जी -5, और -5 जब मैं पुट करूँगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं देख सकता हूँ कि 3 इंटू -5², 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट की जा सकती है, तो -5 इंटू -2 विल बिकम -7, और ये जो है इन फैक्टर को बता रहे हैं, यहाँ -5 मैं पुट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे फैक्टर को 0 कर देगा, इसलिए यहाँ -5 पुट करने से मुझे वैल्यू मिलेगी क्या बेटा, -5 + 2 -3, और -3 जब हम पुट करेंगे तो ये आप देखिए ज़रा, 25 इंटू 3 75 + 20 -5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, -+3 इंटू 7 21। ठीक है जी, तो जब ये 21 हम ये चेक करते हैं तो अब आप देखिए कि जी ये जो वैल्यू बन रही है कितनी आ रही है बेटा, यू कैन सी दैट 75 - 5 70, 70 + 2 90/21, और आफ्टर कैंसिलेशन हमें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 339 और 3720, यानी कि 30/7। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि यहाँ पे मुझे रेलिवेंट कॉन्स्टेंट्स a की वैल्यू -21, b की वैल्यू 5/4 और c की वैल्यू क्या मिल गई, 30/7। जी हाँ, तो ये तो क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाया है तो फिर भी कुछ टाइम कंज्यूम हो गया, लेकिन जब आप खुद डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखते ही आइडिया हो जाया करेगा कि वैल्यूज पुट करने से a की वैल्यू क्या बन रही है, b की वैल्यू क्या बन रही है और c की वैल्यू क्या बन रही है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप सिंपली रेलिवेंट कॉन्स्टेंट्स a b c की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उसमें हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो है इम्प्रॉपर। अब अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया था k की वैल्यू फाइंड करने वाला, उस क्वेश्चन में प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन थी, अब यहाँ पे अगर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ जाते हैं तो क्या ये भी x की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे? तो हाँ बेटा, ये भी x की तमाम वैल्यूज के लिए ही ट्रू होंगे, क्योंकि बेशक ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है लेकिन है तो ये आइडेंटिटी ही ना, तो आइडेंटिटी तो वो होती है जो वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू हो। यस, तो अगर ये वेरिएबल की तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, एंड मुझे यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करने से ये पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन जो है वो किस ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी पुट x = 0। तो अगर मैं x की वैल्यू बेटा 0 पुट करता हूँ तो देखें क्या होगा, अगर x की वैल्यू 0 पुट की जाए, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 0 ही पुट करना है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ आपने उन वैल्यू से अवॉइड करना है जो आपका डिनोमिनेटर 0 बना दे। जिस तरह हमने यहाँ पे 2 से अवॉइड किया, यहाँ -2 से अवॉइड किया, यहाँ -5 से अवॉइड किया, इसी तरह से आपने सिर्फ उन फैक्टर से अवॉइड करना है। जी बेटा, तो आते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। तो 0 + 0 - 7 = -7 डिवाइडेड बाय 0 - 0 - 1 = +7। यस, तो आपने बेटा क्या किया, इस क्वेश्चन को सेव कर लिया, और इस क्वेश्चन को सेव करने के बाद अब मुझे ये देखना है कि x की वैल्यू यही 0 मैं तमाम ऑप्शंस में 1 बाय 1 पुट करूंगा और देखूंगा कि किस ऑप्शन के साथ आंसर मैच करता है। तो बेटा पहली ऑप्शन में पुट करते हैं, अगर मैं यहाँ x की जगह 0 पुट करूंगा तो इट विल बिकम 0 + 4 प्लस यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3/13, और ये 0 + 1 विल बिकम +1
और इसी तरह से यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे तो 3/4, यहाँ 0 - 1 क्या बनेगा बेटा -1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस करने के बाद जब हम माइनस करेंगे 3/4 से तो इट विल बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू जो कि 7 से मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट ऑप्शन में वैल्यूज़ पुट करते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें नज़र आ रहा है फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ जा रही हैं। ठीक है, 13 है और 4 है, कैंसलेशन तो होगी नहीं, डेफिनेटली 52 एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो 0 + 4 विल बिकम +4 प्लस जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या आएगा 13/3 और ये तो 0 + 1 1 हो गया, प्लस यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 - 1 -1। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देता हूँ -4/3। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगा बेटा तो देखिए क्या बन रहा है, ज़रा एलसीएम 3 बन रहा है। तो 12 + 13 और -4। तो आप देखें 25 में से 4 जाए तो कितना बचता है, 21 बचता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू आई वो आपकी सेव्ड वैल्यू के साथ मैच कर गई। ठीक है, तो इस लिहाज से आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बेटा, बीटा। तो आप इस तरह से कोई भी x की वैल्यू पुट करके अपनी क्रॉस चेकिंग के बाद बैक सॉल्व करके तो आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। ठीक है जी, तो ये तो आ गया जी सिर्फ जब आपको आइडेंटिटीज दी जाए, a b c ऊपर वाले कांस्टेंट सारे ऊपर ऑलरेडी गिवन हो, तब आपने अगर चेक करना है तो सिंपल आप वैल्यूज़ को पुट करें तो आप देख सकते हैं कि आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो फिर उसका तरीकाकार मैं आपको एक केस यहाँ बता चुका हूँ। अगले केस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। यहाँ बेटा आप लोगों ने देखा कि लीनियर फैक्टर्स जो थे वो रिपीटेड नहीं थे, x - 2 और था, x + 2 और था, x + 5 और था। ठीक है, अब हम लोग जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है जी 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है बेटा उसमें ना x + 2 का यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन इनमें होल पावर्स 1 1 है, इनमें होल पावर 2 है। जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप बनाते हैं तो होल पावर 2 को पहले पावर 1 के साथ लिखते हैं और फिर पावर 2 के साथ लिखते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा काम है, ABC की वैल्यू तो हम फ़ौरन से इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया कि जिस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है उसके नीचे पड़ा लीनियर फैक्टर उठा के लेफ्ट साइड पे पुट कर दो। यस, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है। उसकी रीज़न ये है कि a और b की वैल्यूज हम बिल्कुल ऐसे ही हम फाइंड करेंगे जैसे पहले बताया आपको। अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, x = -3 लेफ्ट हैंड साइड में। तो -3 बेटा आपने जब पुट किया x की जगह पे तो आपको वैल्यू यहाँ -3 पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 कर देगा डिनोमिनेटर। जहाँ जब -3 पुट करेंगे तो -3 - 1 विल बिकम -4 एंड -3 + 1 माइनस का 1 आ रहा है, -3 + 2 कितना आ रहा है, -1। माइनस के 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये -6 + 1 आ गया जी -5 और ये पॉजिटिव 1 हो गया। जब पॉजिटिव 1 -4 से मल्टीप्लाई होता है तो बेटा आपको क्या आंसर देता है जी, -4। तो ये जब नेगेटिव कैंसिल आउट होंगे तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से 5/4। बिल्कुल ऐसे ही आपको b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा, तो मैं b की वैल्यू यहीं पे आगे कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि b के लिए भी सेम मेथड यूज होने वाला है। x की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या पुट करना होगी, +1 जी। तो +1 मैं यहाँ पुट नहीं करूँगा, इसके अलावा इन दोनों फैक्टर्स में पुट किया जा सकता है जी। तो 2 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 3 क्या होगा बेटा 4 और यहाँ 1 + 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर भी है ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊपर स्क्वायर भी है। तो 2 + 1 क्या होगा जी 3/4 × 9। तो ये जब 3 कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू क्या देगा जी आपको 1/12। ठीक है, 4 × 3 12। तो ये b की रेलिवेंट वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हाँ यही तो हम सोच रहे थे कि सर c की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल लें, x + 2 को = 0 रख के, x = -2 रख के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उसकी रीज़न बेटा ये है कि यहाँ पे तो ये था कि x + 2 ही एक्चुअल फैक्टर था जो कि b के नीचे था, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपका एक्चुअल फैक्टर x + 2 नहीं है बल्कि x + 2 का स्क्वायर है बेटा। तो x + 2 का जो स्क्वायर है वो c के नीचे नहीं है, वो कहाँ है, d के नीचे है। तो x + 2 का स्क्वायर अगर d के नीचे है तो इसका मतलब कि x + 2 को जब = 0 रखूंगा तो वैल्यू c की नहीं बल्कि d की मिलेगी। तो इस बात का ख्याल रखना, जरा इसको मिक्स नहीं कर देना, ये क्वेश्चन गलत कर देगा आपका। तो अब d की वैल्यू कैसे निकलेगी, x + 2 को = 0 यानी कि x की वैल्यू -2 पुट करने से। कहाँ पुट करना है, वहीं लेफ्ट साइड पे। तो x की वैल्यू -2 पुट की डिवाइडेड बाय -2 + 3 + 1 -2 -1 -3। यहाँ -2 पुट नहीं करना क्योंकि वो 0 कर देगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, -4 + 1 -3/-3। क्या आंसर मिला जी 1। हाँ, अब हम लोग इसी तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे c की, लेकिन अब c के लिए तो लीनियर फैक्टर्स खत्म हो गए। अब क्या करें,
जी कुछ नहीं करना, कोई मसला नहीं है। आपको मैंने बताया था कल के क्वेश्चन के जहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड की थी, रिमेंबर वहाँ हमने क्या किया था कि k की वैल्यू को मैंने जानबूझ के k की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट की थी, ताकि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को मिक्स ना करें कि k के नीचे जो लीनियर फैक्टर पड़ा हुआ है वहाँ से ही k की वैल्यू निकलनी है। नहीं बेटा देखें, अगर कभी ऐसा हो कि a, b और d कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे दी जाए और आपका कोई एक कॉन्स्टेंट मिसिंग है, कोई एक कांस्टेंट अगर मिसिंग है, बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं, अब देखें ना आपके पास a, b और d की वैल्यूज तो आ चुकी हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ c की। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह पे आप 0 पुट कर दें। 0 पुट करने से क्या होगा कि सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी और सारी वैल्यू में से, सारी इक्वेशन में से आप c की वैल्यू ईजिली सेपरेट कर लेंगे। तो आप देखिए ज़रा, अगर मुझे c फाइंड करना है तो c फाइंड करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ। तो देखिएगा क्या होगा, जब यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो 0 + 1 1 ओवर यहाँ 0 पुट करें क्या आएगा, तो 0 + 3 3 0 - 1 -1 0 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आ गया बेटा 4 इक्वल टू 0 + 3, a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5/4, तो 5/4 इंटू 0 + 3 क्या हो गया 3। अच्छा आगे b की वैल्यू 1/12 और 0 - 1 -1 प्लस c तो फाइंड करना है ओवर 0 + 2 2 प्लस d कितना निकाला हुआ है 1 ओवर 0 + 2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो बेटा यहाँ से आपको क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू जब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि c की वैल्यू किस तरह निकलेगी। यहाँ आप देखिए पहले ये बन गया -1/12, ये भी -1/12 है, तो मुझे विदाउट सिंप्लीफिकेशन इस एक्सप्रेशन को क्या कर देना है, यहाँ से कैंसिल आउट कर देना है। तो जब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो पॉजिटिव 5/4 है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव 1/4 है वहाँ जाके नेगेटिव 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू में c/2 इम्प्लाइज दैट जी। तो देखिएगा जरा ये एलसीएम 4 आ रहा है तो -6/4 और ये 2 इधर डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो c की वैल्यू आप देख सकते हैं बेटा क्या आ रही है जी 3 -3। तो ये आपने c की वैल्यू यहाँ से निकाल ली -3, ठीक है जी। तो अब यही वैल्यूज़ जो हैं वो आप 1 बाय 1 बेटा पुट करेंगे और पुट करने के बाद चेक कर लेंगे कि इसके आंसर जो है वो कहाँ से आपके मैच कर रहे हैं जी। तो बेटा इसकी मैं दोबारा ज़रा आपको बता देता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमारी, हम लोग इसको दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमने c की वैल्यू फाइंड आउट की है वो आप देख लीजिए। ये तो c फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, a b d की वैल्यूज़ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं विच आर 5/4 1/12 एंड 1, ठीक है। तो अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन a, b और d की वैल्यूज़ को उठा के वापस पुट करना है अपनी गिवन इक्वेशंस के अंदर। तो देखिए जी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे मैंने क्या पुट किया हुआ है 0, x की जगह पे सारे हमने जीरोस पुट किए हैं। तो 0 + 1 ओवर 0 + 3 0 - 1 0 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया 4 इक्वल टू, इसी तरह से a की वैल्यू आपने निकाली थी 5/4, 0 + 3 आ गया जी 3 प्लस यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है बेटा 1/12 और 0 पुट करने से यहाँ -1 प्लस c की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0 + 2 2 आ गया। d की वैल्यू आप निकाल चुके हैं बेटा 1 और यहाँ से d की वैल्यू 1 ओवर 0 + 2 का स्क्वायर क्या आ गया जी 4, ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ से उसके बाद क्या किया कि ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई -12 और -12। इधर से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है सॉरी यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, क्योंकि ये 4 × 3 12 है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू उठा के जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। अब इसी तरह से ये पॉजिटिव वैल्यू उठा के जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी और राइट साइड पे आपके पास क्या पड़ा है बेटा c/2। तो यहाँ आप लोग ज़रा इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि जो c की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है वो यहाँ से क्या बन रही है। अगर आप इसका एलसीएम देख लें तो एलसीएम बेटा 12 आ रहा है, तो मैं अगर 12 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ से बचेगा -5 और यहाँ जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 3 12 होता है और यहाँ जब 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6 का c, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो c की वैल्यू आएगी वो होगी -8/6 यानी कि -4/3, ठीक है बेटा। तो ये a, b और c की आपने वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट कर ली, सही है। तो ये a, b, d की वैल्यूज़ मैंने डायरेक्टली लीनियर फैक्टर से निकाली और जो c की वैल्यू है वो मैंने कहाँ से निकाल ली जी, उस पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करके और a, b, d की वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये भी वही एक्सप्रेशन है,
इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे लीनियर जो फैक्टर है वो रिपीटेड है, लेकिन इसके साथ कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है। यहाँ पे और भी लीनियर फैक्टर थे। तो इसका जो ट्रिक है बेटा वो क्या होगा, वो बड़ा ही शॉर्टकट और बड़ा ही आसान है। मैंने सिंपली ये करना है, अगर सिंगल लीनियर फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में आ जाए, बेशक उसकी पावर 4 हो, ठीक है, तो मैंने करना ये है कि x-1 को इक्वल टू y पुट कर देना है और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी y+1। तो जब y+1 पुट करेंगे तो बेटा तो यहाँ से होगा क्या कि इधर जब आप y+1 पुट करेंगे तो y+1 का स्क्वायर -3 × y+1 +4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, y क्यूब, क्योंकि आपने इसकी जगह पे y पुट किया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 2 × a² + b² + 2ab -3y और ये -3 + 4 डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, y क्यूब। तो जब हम इसको मजीद फैक्टराइज सिंप्लीफाई करते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तो 2y² + 2 + 4y -3y और +1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, y का क्यूब। अब आपने ये करना है कि y क्यूब को सबके नीचे लिख लेंगे, 2y² ओवर y क्यूब, क्योंकि स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है, +4 -3 आ गया जी +y ओवर y क्यूब, ठीक है, +2 और +1 क्या हो गया, 3 ओवर y क्यूब। तो अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये y² क्यूब से कैंसिल होगा, ये y² क्यूब से कैंसिल होकर यहाँ पे स्क्वायर देगा। तो या आप लोगों ने x+1 को किसके इक्वल रखा हुआ है, y के। तो y की वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे x-1 का, यहाँ पे क्या आ गया, x-1 का स्क्वायर और x-1 का क्यूब जो इससे कंपेरेबल है। तो आप देखिए कि जो ऊपर वाली वैल्यू आपने रखी हुई है, a की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, b की जगह क्या आ गया, 1 आ गया और c की जगह क्या आया बेटा, 3 आ गया। तो आपको क्या होगा कि ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ क्या किया, ये ट्रिक को यूज़ करते हुए डायरेक्टली a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। और जब आप इनका सम फाइंड करेंगे तो a + b + c क्या बन रहा है यहाँ पे, 2 + 1 + 3 6 के इक्वल। अब यही जो 5.3 का क्वेश्चन है, यही ट्रिक हम उसमें भी यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है। वो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर थे, यहाँ आ गए हैं इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में ट्रेडिशनल मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि लीनियर फैक्टर है सिर्फ a के नीचे। तो a की वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल लें कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू -1 पुट करके, तो -1 जब पुट करेंगे तो यहाँ नहीं पुट किया जाएगा, -1 का स्क्वायर, इधर -1 × -1, फिर ये +1, तो ये क्या आ गया बेटा, 2/3। ये आ गई a की वैल्यू। अब हमें निकालनी है b और c। तो जब इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो उसमें x की जगह आप जब 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। तो जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे हम, तो देखें क्या होगा, 0 + 1 1 ओवर 0 + 1 1, 0 - 0 + 1 1 इक्वल टू a की वैल्यू आपने निकाली क्या, 2/3 और 0 + 1 1 प्लस ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका, प्लस c डिवाइडेड बाय 0 - 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से बेटा देख सकते हैं कि जो c की वैल्यू बन रही है, ये प्लस का 2/3 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/3। बिल्कुल ऐसे ही आप b की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन b की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की जगह पे 0 नहीं बल्कि x की जगह पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब 0 पुट किया जाएगा तो b खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं पुट करना, 1 पुट करना है। जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 आ गया 2, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया 1, इधर 1 पुट करेंगे 1 - 1 0 हो जाएगा, सिंपली यहाँ से एक 1 बचेगा, इक्वल टू इधर 1 पुट करेंगे, a की वैल्यू ऑलरेडी निकाली है 2/3, तो 1 + 1 क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, प्लस यहाँ 1 पुट करेंगे तो b × 1 और c की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1 0 + 1 1, तो डिनोमिनेटर में 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप देखें कि यहाँ से अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिएगा ज़रा, इधर क्या पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1, राइट साइड पे 1/3 + 1/3 कितना होता है, 2/3, तो वो 2/3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू भी बेटा कितनी आ गई, 1/3। तो आपने देखा कि आपने विदिन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स आप लोगों ने ये a, b और c की रेलिवेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो बेटा बिल्कुल इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और यहाँ से मुझे c की वैल्यू निकाल के बताएंगे कि इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या है। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। होप सो आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, इसको लाजमी नोट कीजिएगा। तो कल बेटा नए लेक्चर नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।